नमस्कार, मैं डॉक्टर अभया जोगलेकर शासकीय दूबो महिला महाविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज आप लोगों के साथ में मैं एमएससी सेकेंड सेम फूड एंड न्यूट्रिशन के 4th पेपर फूड केमिस्ट्री के 5वें यूनिट की हम चर्चा करेंगे। 5वें यूनिट के अंतर्गत लीवनिंग एजेंट्स एंड लीवनिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हम इसका अध्ययन करेंगे। आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम जिन जिन विषयों की चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहले लीवनिंग क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद लीवनिंग एजेंट्स के प्रकार, उसके पश्चात डो और बैटर में फर्क और मुख्य रूप से कौन कौन से बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी चर्चा करेंगे। शब्द लिवन जो है ये लैटिन लेविन वर्ड से आया हुआ है और ये लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है फूलना। The process of enlarging the gas cells in dough or batter that expands under the influence of time and heat to increase the overall size of the dough piece before its starch and protein matrix gelatinize and set. It is a desirable process that lightens doughs, enhances the volume, texture, eating quality, and often the flavor of baked foods. Leavening agents. Leavening agents, all the materials which are used in the process is called leavening agents. It is a desirable process that lightens dough, enhances the volume, texture, eating quality, and often the flavor of baked foods. The gas produced may be air incorporated by mechanical means, but usually it is carbon dioxide produced by biological agents or by chemical agents reacting with moisture, heat, and acidity. Leavening agents thus contribute significantly to the textural properties of baked products by expanding the batter or dough, sometimes during mixing and always during baking. These also tenderizes the crumb and contribute to the aesthetic enjoyment of the final product by giving it uniform cell structure, bring crumb color, soft texture, and enhance palatability. Now, we will learn how many types of leavening agents are there. There are 3 types of leavening agents. First, mechanical, second is biological, and third is chemical. First, mechanical leavening agents. इस मैकेनिकल लीवनिंग एजेंट्स जो है, नाम से ही जैसे हमको पता चलता है कि ये फूलने की जो प्रक्रिया है, जब हम इसको मशीन के माध्यम से, हाथ के माध्यम से करते हैं और इसके माध्यम से चाहे वो आटा हो चाहे घोल हो, उसके भीतर हम वायु का प्रवेश कराते हैं और यह प्रक्रिया सामान्य तौर पे मिक्सर की सहायता से की जा सकती है, ब्लेंडर्स की सहायता से या मशीन के सहायता से, हाथ की सहायता से भी हो सकती है। स्पैचुला का भी इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। और इस प्रक्रिया में जो है मिक्सिंग करते समय सबसे पहले क्रीमिंग की प्रक्रिया होती है और क्रीमिंग की प्रक्रिया की जाती है फैट के साथ में। जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट जितने भी होते हैं उनको जब मिक्सिंग की जाती है तो एयर बबल्स जो होते हैं वो उस वस्तु के भीतर जो है वो प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम जो सामान्य प्रक्रिया है, चाहे केक बनाने की मैं प्रक्रिया की बात करूं, शर्करा और फैट इन दोनों को जो है मिक्स किया जाता है और क्रीमी मिक्सचर इनका बनाया जाता है और उसके बाद में उसमें एयर को इनकॉर्पोरेट कराया जाता है। फुलाने की प्रक्रिया में इसके अंतर्गत हम कोई भी प्रकार के फुलाने वाले जो पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो बेकिंग सोडा हो चाहे बेकिंग पाउडर हो।
इस प्रक्रिया के माध्यम से हम सामान्य तौर पे जिन चीजों को बनाते हैं उनमें हम केक, पेस्ट्रीज इत्यादि आती है। इस प्रक्रिया को करते समय अंडे का सफेद भाग और फैट जो है उसको भी मिक्स करके और मिलाया जाता है। इसको अंडे के सफेद भाग को मिलाने के लिए जो है मिक्सर्स का इस्तेमाल, ब्लेंडर का हम इस्तेमाल करते हैं और सामान्य तौर पे अंडे के माध्यम से जो है केक बनाने के लिए बड़े बड़े ब्लेंडर्स और विस्कर्स जो है इस्तेमाल में किए जाते हैं। और ये एयर जो है वो जो वस्तु के जो ड्राई पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के भीतर में जो है फैट और प्रोटीन के साथ फैट ग्लोब्यूल्स के भीतर जो है एयर इनकॉर्पोरेट होती है और जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो गर्म वस्तु जो है गर्मी के कारण वो वस्तु उसमें जो ऊपर से ऊष्मा होती है, वाष्प कण होते हैं, वो इवोपरेट हो जाते हैं और उनके साथ में गैस भी बाहर निकल जाती है और पदार्थ जो है वो फूल जाता है। दूसरी पद्धति जिसके माध्यम से हम लीवनिंग की प्रक्रिया या फुलाने की प्रक्रिया करते हैं वो एजेंट होते हैं दूसरे प्रकार के बायोलॉजिकल एजेंट्स। सामान्य तौर पे इस प्रक्रिया के लिए हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी चर्चा मैंने फर्मेंटेशन के जो हमारा अध्याय था उसके अंदर भी की थी। यह एक प्रकार का जो है कलरलेस फंगस होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्पन्न करता है। यह एक एक्टिव सेल हम कह सकते हैं और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह बहुत तेजी से कार्य करता है। जब किसी वस्तु में ईस्ट को डाला जाता है तो ईस्ट जो है उसके साथ में डाले जाने वाले अन्य जो सहायक पदार्थ है उनके साथ मिलकर फुलाने की प्रक्रिया को संपन्न करता है। यह प्रक्रिया करते समय जो है यह जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह प्रक्रिया हो, यह एनारोबिक भी हो सकती है। इस प्रक्रिया के लिए जो है यह ईस्ट का जब हम उपयोग करते हैं तो यहाँ पर डायग्राम जो है उसमें हम लोगों को स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ड्राई इसके ईस्ट के दाने हैं और इनका उपयोग जो है हम इसके फुलाने की प्रक्रिया के लिए करते हैं। ये विटामिन बी और प्रोटीन युक्त होते हैं। इनको किसी वस्तु को जब फुलाना होता है ईस्ट के माध्यम से तो खाली ईस्ट से हम इस प्रक्रिया को नहीं कर सकते, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। इसके लिए जो है हमको लिक्विड की आवश्यकता होती है। वो लिक्विड हम सामान्य तौर पे पानी या दूध ले सकते हैं और ये पानी अगर गुनगुना लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। जिस वस्तु को हमको फुलाना है वो वस्तु लेते हैं और इसके साथ में हम नमक और शक्कर जो है उसकी निश्चित मात्रा जो है लेते हैं और जो तापक्रम होता है वो तापक्रम को हम थोड़ा सा इसको फुलाने के लिए हम गर्म स्थान पर रखते हैं जहाँ पे ऊष्मा जो है वो उसको मिलती रहे या बंद में हम उसको ढक करके रखते हैं ताकि हीट पाकर वो वस्तु फूल जाए। सामान्य तौर पे ईस्ट का उपयोग ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है और ब्रेड को फुलाने के लिए जो हम आटा गूंथते हैं उस आटे को फुलाने में ईस्ट सहायक होता है। सामान्य तौर पे जो प्रयोग में लाया जाता है ईस्ट वो दो प्रकार से होता है। मार्केट में भी ये दो प्रकार का उपलब्ध है। एक होता है ड्राई फॉर्म में जो पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया दानेदार होता है और दूसरा केक के फॉर्म में होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ईस्ट जो है सामान्य तौर पे बेहतर होता है। तो हम अगर देखें कि ड्राई ईस्ट की क्या क्वालिटीज है तो ये चूंकि मैंने बताया कि दानेदार होता है और दानेदार होने के कारण और दूसरा सूखा होता है तो सूखा होने के कारण इसकी जो शेल्फ लाइफ है कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। और ड्राई ईस्ट जो है अगर उसमें हम गुनगुना पानी, नमक और शक्कर का प्रॉपर प्रोपोर्शन लेते हैं और उस वस्तु को जिसको हमको फुलाना है आटा प्रॉपर तरीके से गूंथते हैं तो इसके माध्यम से जो आटे के फूलने की प्रक्रिया है वो बहुत तीव्रता से होती है।
जबकि जो कंप्रेस्ड ईस्ट है या जो चॉक केक फॉर्म में हमको ईस्ट मिलता है, यह गीला होता है। गीला होने के कारण इसकी जो लाइफ है कंपैरेटिवली ड्राई ईस्ट के अपेक्षा कम होती है, और जो है इसके माध्यम से भी फूलने की प्रक्रिया होती है, पर कंपैरेटिवली ड्राई ईस्ट के यह थोड़ा देर से होता है। ईस्ट के माध्यम से अगर हमको कोई वस्तु को फुलाना है तो उसके लिए हमको जो टेम्परेचर की आवश्यकता है वह हमको अवश्य मालूम होना चाहिए। सामान्य तौर पे जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस पर ये ईस्ट जो है वो वस्तु को फुलाने का काम करता है। इस ईस्ट को मिलाने के बाद में जब हम किसी आटे में नमक, शक्कर और इसके साथ में पानी में हम जब ईस्ट को घोल के वो घोल मिलाते हैं तो जो शर्करा होती है उस भोज्य वस्तु में, वह भोज्य वस्तु की शर्करा जो है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होती है। यहाँ पर मैंने इसका सूत्र लिखा है C6H12O6, जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है। और इसके बाद में C2H5OH अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिलीज होती है। तो ये जब बेकिंग की प्रक्रिया की जाती है तो बेकिंग करते समय जो फूला हुआ आटा है उसमें जो इथाइल अल्कोहल बना हुआ है वह इथाइल अल्कोहल भी इवोपरेट होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो जाती है। और जो गैस वायु जो है हमने मैकेनिकल बीटिंग के दौरान उसके अंदर डाली थी, वो ग्लूटेन के भीतर जो प्रोटीन ग्लूटेन है, जो इलास्टिक फॉर्मेशन हुआ है आटे का, जिसको कि हम लोग ग्लूटेन के नाम से जानते हैं, उसमें से निकल जाती है। और निकलने के कारण ग्लूटेन का जो है आकार, साइज जो है वो बढ़ जाता है। किस प्रकार से अब हम देखेंगे कि ये ईस्ट जो है कार्य कैसे करता है, ये ईस्ट से हम ब्रेड बनाते हैं तो ये प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि हम जो आटा हमारे पास है जिसको हमको फुलाना है, हम उसको मिक्स करते हैं, उसमें ईस्ट, नमक, शक्कर और गरम गुनगुना पानी जो है डालकर इसको हम गूंथते हैं, और गूंथने के बाद उसको कुछ घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और इस दौरान जो है इसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के पश्चात जो आटा है वह फूल जाता है, और इसके बाद में जब हम इसको बेक करते हैं तो बेक करने से इसमें एक विशिष्ट हमको एरोमा और विशिष्ट फ्लेवर मिलता है। इस प्रक्रिया के दौरान चूंकि प्रोटीन जो है इसमें फॉर्मेशन जो है, ग्लूटेन जो है वो बनता है, तो इसमें प्रोटीन जो है उसमें और जो कार्बोहाइड्रेट्स है उन दोनों में हमको दो प्रकार के चेंजेस दिखाई देते हैं। पहला जो है वो हमको जो परिवर्तन दिखलाई देता है प्रोटीन में दिखाई देता है, और हमको साथ में जो है कार्बोहाइड्रेट में भी यह प्रक्रिया दिखलाई देती है। यह प्रक्रिया क्रमशः जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया जो है होती है कार्बोहाइड्रेट्स में, और कोएगुलेशन की प्रक्रिया जो है वो प्रोटीन में होती है। और इस प्रकार से प्रोटीन जो है पहले जिलेटिनाइजेशन के माध्यम से वो ढीला होता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद में उसके जो ब्राउनिंग होने की, कड़क होने की प्रक्रिया जो है वो कोएगुलेशन कहलाती है। तीसरे प्रकार का अब हम देखेंगे कि लीवनिंग जो है एजेंट कौन सा है और वो किस प्रकार से वस्तु को फुलाने का काम करता है। तीसरे प्रकार का जो केमिकल एजेंट है उसको हम कहते हैं केमिकल एजेंट्स। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो जो है एजेंट्स का हम नाम जो है अध्ययन करेंगे। इसमें आते हैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। हम सबसे पहले देखेंगे कि बेकिंग सोडा क्या होती है। सामान्य तौर पे जो हम वस्तु को फुलाने के लिए, आटे को फुलाने के लिए जिस रासायनिक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस केमिकल के माध्यम से रिलीज होती है, और वो रिलीज तब होती है जब उसको हम
डो को गीला करते हैं और जब उसको हम गर्म करते हैं अर्थात बेक करने के लिए जब रखते हैं, तब उसमें जो है जो केमिकल एजेंट्स हैं, जैसे कि सोडा है, अगर हमने सोडा मिलाया तो सोडा के कारण वो वस्तु जो है फूल जाती है। इस प्रक्रिया में जो गैस है, मैंने पिछले इसमें भी आप लोगों को बताया कि गैस जो है, एयर जो है, हम जब पहली बीटिंग करते हैं तो बीटिंग करते समय जो फैट पार्टिकल्स होते हैं, फैट पॉकेट्स होते हैं, उनके साथ में एयर जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है और उसके पश्चात में जो ग्लूटेन बनता है फेंटने की प्रक्रिया के दौरान, जो प्रोटीन पाया जाता है आटे में, जिसके कारण जो आटे में पाए जाने वाले दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन जो है वो ग्लूटेन के रूप में परिवर्तित होते हैं। और जो वस्तु में पाया जाने वाला स्टार्च है, ये जैसे मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया था कि ग्लूटेन का पहले फॉर्मेशन होता है और उसके बाद जो है स्टार्च जो है उसमें भी हमको साथ के साथ में जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया दिखलाई देती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम जो केमिकल एजेंट्स हैं उनके माध्यम से सामान्य तौर पे ब्रेड्स, केक्स, कुकीज, इन सब का, इवन बिस्किट्स का भी निर्माण करते हैं। और इसके अलावा जो कपकेक्स होते हैं, मफिन्स होते हैं, डोनट्स होते हैं, इन सब को बनाने के लिए भी हम सामान्य तौर पे केमिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल एजेंट्स में मैंने आप लोगों को दो नाम बताए, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है सामान्य तौर पे इस्तेमाल आते हैं। इनके अलावा कभी कभी हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा जो है, जिसको कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3, और इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है जब इसको हम गर्म करते हैं। जब हम किसी भोज्य वस्तु में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं तो होने वाली जो रासायनिक प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से होती है। NaHCO3 से Na2CO3 बनता है, पानी का एक अणु, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस वो रिलीज होती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कन्वर्जन जो है सोडियम कार्बोनेट, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। बेकिंग सोडा जो है सामान्य तौर पे यह प्रक्रिया बहुत आसानी से करता है। इसके द्वारा जो फुलाने की प्रक्रिया बहुत सरलता से होती है, परंतु इसका अधिक मात्रा में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम पहली प्रक्रिया करते हैं किसी आटे को तैयार करने की, या हम अगर बैटर तैयार कर रहे हैं, तो जब हम उसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो बेकिंग सोडा चूंकि हम बीट करना चालू करते हैं तो उसको वैसे ही थोड़ी सी हीट मिलती है और वो अपनी क्रिया शुरू कर देती है। तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उसी समय रिलीज हो जाती है जब हम बीटिंग की प्रक्रिया करते हैं। और आप इसको देख सकते हैं कि जब हम किसी घोल में सोडा मिलाते हैं तो उसमें बुलबुले उठते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये चूंकि बहुत तेजी से काम करता है, इसलिए इसका उपयोग करना थोड़ा घातक होता है। दूसरा, जो इसका अंत पदार्थ बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो कन्वर्जन सोडियम कार्बोनेट में होता है, कार्बोनेट, इसको हम लोग कपड़ा धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा भी के नाम से जानते हैं। तो इसके बनने के कारण जो अंत पदार्थ हमको मिलता है, चाहे वो केक हो चाहे पेस्ट्री हो, उसका स्वाद जो है वो हमको साबुन के जैसे लगता है। दूसरा, इसका एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि जो बना हुआ प्रोडक्ट है, चूंकि इसमें हमने सोडा ऐड किया है, तो उसका रंग जो है वो पीला हो जाता है। इसलिए अगर आपने ढोकला बनाते समय या इडली बनाते समय घोल में बेकिंग सोडा मिला दिया, तो आपको बीच बीच में अगर कहीं पे उसमें गुठलियां रह गई हैं, तो उन स्थानों पर हम देखेंगे कि वहां पर पीले रंग के हमको धब्बे दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो है बेकिंग सोडा का उपयोग जो है उतना नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत
तीव्रता से कार्य करता है और फुलाने की प्रक्रिया जो है वो जैसे ही हम उसको डालते हैं उसको वहां पर शुरू हो जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमको बेकिंग सोडा यूज करना है तो उसको किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो सामान्य तौर पे अगर हमको बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है तो इसके साथ में हम और कोई जो है एसिडिक मीडियम जो है इसके साथ में अगर हम मिलाकर करते हैं तो इसके हमको ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बेकिंग सोडा के बारे में एक और जानकारी आप लोगों को देना चाहेंगे कि बेकिंग सोडा जो है, जैसे मैंने बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट है और उसका कन्वर्जन जो है बेकिंग होने के पश्चात जो एंड प्रोडक्ट हमको मिलता है उसमें वो सोडियम कार्बोनेट का जो है वो बनता है। अब ये सोडियम कार्बोनेट जो है जब हमारे पेट में जाता है तो हमारे पेट में उपस्थित जो अम्ल है HCl उसके साथ में इसका रिएक्शन होता है और वहां पर भी सोडियम कार्बोनेट जो है HCl के साथ रिएक्शन करके जो है गैस प्रोड्यूस करता है। और ऐसी अगर हम कोई चीज खाते हैं जिसमें हमने बेकिंग सोडा मिलाया हुआ है तो उसके कारण अक्सर लोगों को पेट फूलने की शिकायत होती है। तो सामान्य तौर पे जैसा मैंने अभी आपको बताया था कुछ समय पहले कि अगर हमको बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है तो हम जो है उसको अकेले इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेकिंग सोडा के साथ में हम खट्टा जो मिल्क है, सोर मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर मिल्क या मट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं, दही इस्तेमाल कर सकते हैं, विनेगर, लेमन जूस या क्रीम ऑफ टार्टर जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि बेकिंग पाउडर क्या होता है। बेकिंग पाउडर जो है एक प्रकार से बेकिंग सोडा के साथ में ड्राई एसिड्स का मिक्सचर होता है और इसमें केवल बेकिंग सोडा और ड्राई एसिड्स नहीं होते हैं, इनके साथ में सामान्य तौर पे कॉर्न स्टार्च या कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, जिसके कारण से बेकिंग पाउडर हमेशा हमको फ्री फ्लोइंग मिलता है। इसके बेकिंग पाउडर के ऐड करने से जो इसकी प्रक्रिया है, सोडियम कार्बोनेट के बनने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया रुक जाती है। और जब हम इसमें एसिड मिलाते हैं तो एसिड मिलाने से जो इसकी हमको जो कड़वाहट या सोप की जो फ्लेवर मिलती है वो भी इससे हमको काफी हद तक निजात हम इससे पा सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ में यहाँ पर जो H हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये एसिड का एक सिंबल है और सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस ड्राई एसिड के मिलाने से यहाँ पर सोडियम आयन अलग होता है, पानी का वाटर वेपर अलग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। हम क्रीम ऑफ टार्टर जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रीम ऑफ टार्टर जो है जिसको कि हम पोटेशियम बाइटाइट्रेट जो है भी कहते हैं और इसको इस्तेमाल करने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है वो 2 स्टेप में फॉर्मेशन होती है। सबसे पहला स्टेप जो है जो जिसके माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो वो पहली प्रक्रिया इस प्रकार से है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और जब हम टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं तो उसके साथ में हमको पोटेशियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट मिलता है और H2CO3 मिलता है और दूसरे चरण में जो H2CO3 है वह पानी का एक अणु और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो इस प्रकार से जब हम क्रीम ऑफ टार्ट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं बाइकार्बोनेट के साथ में तो 2 चरणों में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट या जो सोडा है उसके तुलना में अगर हम बात करें तो बेकिंग पाउडर जो है हमेशा ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बेकिंग पाउडर के साथ में मिश्रण बनाते समय मैंने पहले ही बताया था कि बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में ड्राई एसिड किसी भी प्रकार का हो सकता है, प्लस उसमें कॉर्न स्टार्च होता है जिसके कारण उसमें फ्री फ्लो में होता है और ये क्वांटिटी या
वस्तु को बल्क प्रदान करता है, और ड्राई होने के कारण जो है हम इसको ज्यादा अच्छे से लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है वो हमारे नियंत्रण में रहती है। जो बेकिंग पाउडर बाजार में उपलब्ध होते हैं उनमें हम 3 प्रकार के बेकिंग पाउडर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, मिलते हैं हमको। पहला है फास्ट एक्टिंग बेकिंग पाउडर। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो पहली ही प्रक्रिया, जब हम मिक्सिंग की प्रक्रिया करते हैं उसी समय इसमें से रिलीज हो जाती है, और बहुत थोड़ी सी मात्रा जो है वो बेकिंग के दौरान रिलीज होती है। दूसरा है स्लो एक्टिंग बेकिंग पाउडर। नाम से ही जिससे पता चलता है कि जो बनाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के दौरान जो है कम रिलीज होती है गैस, और शेष जो गैस का रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वो जब हम बेकिंग की प्रक्रिया करते हैं उस समय रिलीज होती है। जो तीसरा प्रकार है इसका बेकिंग पाउडर का, वह है डबल एक्टिंग। इसमें कुछ गैस जो है वो पहली प्रक्रिया के दौरान रिलीज होती है और कुछ जो है बेकिंग प्रक्रिया के दौरान रिलीज होती है। बेकिंग पाउडर जो है सामान्य तौर पे जो मार्केट में हमको मिलता है वो डबल एक्टिंग बेकिंग पाउडर ही होता है, और जैसा मैंने बताया कि ये 2 बार में काम करता है। यहाँ पर ये पहला इंडिकेशन चित्र में के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया है। जैसा मैंने बताया कि एक मिक्स करते समय भी इसमें से होता है, और दूसरा जो है जब वस्तु को हम बेक कर रहे हैं उस समय यह बची हुई जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो रिलीज होती है। बेकिंग पाउडर जो है चाहे हम उसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के साथ में किसी भी प्रकार का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो टार्टरेट है या फॉस्फेट पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकिंग की प्रक्रिया करते समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी मात्रा में और किस प्रकार से रिलीज हो रही है। महत्वपूर्ण यह होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की मात्रा है वो कंटिन्यूटी उसमें बनी हुई होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो शुरुआत में ही पूरी की पूरी रिलीज हो गई और बाद में प्रोडक्ट जो है जब बेक हो रहा है तो उस समय वो रिलीज नहीं हो रही है। अगर हम फास्ट रिलीजिंग बेकिंग पाउडर्स का इस्तेमाल करते हैं तो शुरुआत में होता यह है कि हमारा जो डो है वो बहुत फूल जाता है, और अगर हम केक्स बना रहे हैं तो उसके लिए अगर थोड़ा मीडियम साइज का हमने घोल लिया हुआ है तो वो घोल जो है वो बहुत फूल जाता है। पर बाद में जब पूरी बेकिंग की प्रक्रिया होती है तो हम देखते हैं कि चूंकि गैस पहले ही रिलीज हो गई है और उसमें जब उसको ठंडा करके हम निकालते हैं तो पूरा केक चिपक जाता है। तो इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपने कौन सा बेकिंग पाउडर चूज किया है वो आपको मालूम होना चाहिए, और इसका केक बनाते समय खास करके बेकिंग प्रोडक्ट्स बनाते समय डबल एक्टिंग बेकिंग पाउडर जो है वो ज्यादा अच्छे होते हैं। न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू जो है वो वह वैल्यू है जिसमें कि बेकिंग सोडा को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि कितने एसिड की आवश्यकता है। मैंने शुरुआत में ही बताया कि बेकिंग पाउडर्स जो है वो बनाते समय बेकिंग सोडा के साथ में ड्राई एसिड्स होते हैं, पर ड्राई एसिड्स और जो बेकिंग सोडा है उन दोनों का जो प्रपोर्शन है जिसके माध्यम से हम बेकिंग सोडा को न्यूट्रलाइज करते हैं वह नंबर जो है वह न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू के नाम से जाना जाता है। इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू इज इक्वल टू ग्राम ऑफ अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट मल्टीप्लाइड बाय 100/100 ग्राम ऑफ एसिडिक सॉल्ट। जितनी मात्रा में हम लेंगे उसको अगर हम 100/100 ग्राम ऑफ एसिडिक सॉल्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी मात्रा आएगी वो
हमारी न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू कहलाती है। बेकिंग पाउडर में हम जो है अमोनियम कार्बोनेट का इस्तेमाल जो है बहुत बार देखते हैं कि किया जाता है। सामान्य तौर पे बेकरी प्रोडक्ट्स में अमोनियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल जो किया जाता है वो बिस्किट बनाने के लिए या क्रैकर्स बनाने के लिए किया जाता है। इस पद्धति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में अमोनिया गैस भी इसमें से निकलती है और इस प्रक्रिया में जो एक जो निगेटिव हम कह सकते हैं कि इसका नकारात्मक पक्ष यह होता है कि उस वस्तु में से हमको अगर हम ताजी उस वस्तु का सेवन करते हैं तो अमोनिया की गंध आती है। परंतु अमोनिया जो है इसमें सामान्य तौर पे बिस्किट्स के निर्माण में ऐड किया जाता है क्योंकि उस वस्तु को क्रिस्पीनेस देने का काम अमोनियम कार्बोनेट के द्वारा किया जाता है। और कुछ समय बाद जब इसमें से वस्तु जब ठंडी हो जाती है तो हालांकि अमोनिया की गंध जो है उस वस्तु में नहीं रहती, परंतु ताजी वस्तु में अमोनिया की गंध उपस्थित होती है। इसके अलावा हमने जो 3 प्रकार के अभी तक लीवनिंग एजेंट्स देखे, उसके अलावा हम अन्य कुछ चीजों को भी लीवनिंग एजेंट्स के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। उनमें है भाप। भाप का उपयोग लीवनिंग एजेंट्स के रूप में जब हम घोल होता है तो घोल में जो लीवनिंग एजेंट होती है वो बेसिकली भाप होती है। जब इसको गर्म किया जाता है किसी वस्तु को, घोल को, तो गर्म करने से उस वस्तु के भीतर जितना भी पानी उपस्थित होता है वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है और इस प्रकार से वो वस्तु जो है फूल जाती है। सामान्य तौर पे हम इंडियन क्यूजिन की बात करें तो हम चाहे ढोकला है चाहे इडली है, इस प्रकार के जो हम स्टीम्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सब जो है इसी प्रकार से लीवनिंग की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। अभी तक हमने देखा कि लीवनिंग एजेंट्स जो है वो बहुत उनकी मात्रा कितनी मिलाई जा रही है उसके ऊपर प्रोडक्ट के एंड रिजल्ट का जो है डिपेंड करता है। यहाँ पर ये हम चित्रों के माध्यम से बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये 3 प्रकार के हमको अलग अलग प्रकार के रिजल्ट जो है, अगर हमने लीवनिंग एजेंट्स की मात्रा कम या अधिक करती तो हमको अलग अलग प्रकार के रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हमने बहुत कम मात्रा में लीवनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया तो हमको बहुत जो है वो स्टिकी इस प्रकार से बाय प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हमने पर्याप्त मात्रा में लीवनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया तो हमको जो फूलने की जो अवस्था है वो भी हमको वस्तु जो है वो ठीक दिखाई देती है। और अगर हमने लीवनिंग एजेंट्स को बहुत अधिक मात्रा में किया तो हमको जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसके कारण से जो छिद्र बनते हैं उस वस्तु में वो बहुत बड़े बड़े बने हुए दिखाई देते हैं। तो एक में बहुत पिचका हुआ हमको दिखाई देता है, दूसरा जो है वो ज्यादा अच्छा है और तीसरा जो है यह दिखा रहा है कि इसमें अत्यधिक मात्रा में जो है लीवनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। अब हम देखेंगे कि ब्रेड्स और जो क्विक ब्रेड्स हैं और ईस्ट के ब्रेड्स में क्या फर्क होता है। क्विक ब्रेड्स जो है बेकिंग पाउडर की सहायता से जब हम निर्माण करते हैं तो वो ब्रेड्स जो है वो क्विक ब्रेड्स कहलाती हैं। इनके माध्यम से जो ब्रेड्स बनाई जाती हैं उनके अंतर्गत मफिन्स, बनाना केक और पैनकेक्स आते हैं। और जब ईस्ट के माध्यम से लीवनिंग एजेंट जब हम ईस्ट इस्तेमाल करते हैं और उससे जब ब्रेड बनाते हैं तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ईस्ट ब्रेड्स के अंतर्गत आते हैं। इनमें डोनट्स हैं, सैंडविच ब्रेड्स हैं, गार्लिक और सिनेमन ब्रेड्स हैं, ये प्रमुखता से आते हैं। ये डो और बैटर जो है जब हम आटे के में पानी डालकर उसको गूंथते हैं और गूंथने के बाद में जो है हमको जो मिश्रण प्राप्त होता है वह जो है आटा या डो के नाम से हम जिसको भी जानते हैं। और जो पानी की मात्रा, अगर आटे में पानी की मात्रा ज्यादा मिलाई जाती है तो हमको जो मिश्रण मिलता है वह बैटर या घोल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही
प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं, फ्लोर है, उनमें आप देख रहे हैं कि दोनों में दो ही चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक होता है आटा और दूसरा पानी। जो डो होता है उसमें पानी और आटे की जो मात्रा है उसमें आटे की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा कंपैरेटिवली इसके कम होती है। जबकि बैटर जो होता है उसमें आटे की मात्रा ये से अधिक मात्रा में हम जो है पानी को ऐड करते हैं। इसमें पानी की मात्रा जो है वो हम कौन सी वस्तु बना रहे हैं उसके आधार पर कम या अधिक हो सकती है। सामान्य तौर पे जो हम आटे बनाते हैं उनमें आटे जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक आटा जो है वो मुलायम आटा हो सकता है। इस मुलायम आटे को बनाने के लिए जैसा मैंने बताया था कि हम आटे की मात्रा ज्यादा रखते हैं, पानी की मात्रा कम। तो 3 भाग आटे में 1 भाग पानी जब मिला करके आटा हम गूंथते हैं तो ये आटा हमको मिलता है, सॉफ्ट डो बनता है इससे। और यह नरम होता है पर इसको आसानी से जो है मोड़ा जा सकता है, गूंथा जा सकता है। और जो स्टिफ डो होता है उसमें और अधिक कड़ा जो है हम आटा गूंथते हैं। इसमें 6 से 8 भाग जो है आटे के लिए जाते हैं और 1 भाग पानी का लिया जाता है। सामान्य तौर पे हम जो फुल्का बनाते हैं उसमें जो है हम पानी की मात्रा जो है और इसके लिए हम सॉफ्ट डो बनाते हैं। पर हमको अगर पूरी बनाना है या बहुत सी मिठाइयाँ जिनके लिए हमको कड़ा आटा गूंथना होता है तो उसमें हम पानी की मात्रा कंपैरेटिवली कम रखते हैं। उससे हमको स्टिफ जो है डो मिलता है। जबकि बैटर जो है, घोल जो है वो भी दो प्रकार के हो सकता है। और इसमें पानी और लिक्विड जो है उन दोनों की मात्रा बिल्कुल बराबर रखी जाती है। और ड्रॉप बैटर जो है इसमें पानी और फ्लावर जो है उसमें जो है 2:1 हम रखते हैं। अब हम देखेंगे कि बेकिंग की प्रक्रिया आखिरकार होती कैसे है। हमने अभी शुरुआत से देखा है कि लीवनिंग की प्रक्रिया में हमने कौन कौन से एजेंट्स इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मैकेनिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे केमिकल हो। पर जब हम कोई भी प्रक्रिया, चाहे हम वो आटा बना करके बेकिंग कर रहे हैं या हम बैटर बना के बेकिंग कर रहे हैं, तो इन दोनों प्रक्रिया में जो है प्रक्रिया संपन्न होती है वो उसके चरण कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला जो है उस वस्तु में जो फैट डाला जाता है वो मेल्ट होता है और उसके अंदर जो है हम जब एयर को इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो वो अपने अंदर एयर को एब्जॉर्ब करता है, ले लेता है। इसके बाद में उस वस्तु में जो भी भोज्य वस्तु है, जैसे कि फ्लावर हमने लिया है तो जो स्टार्च होता है उसका स्टार्च जिलेटिनाइज होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। और उसके बाद में जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स खास करके जो ब्रेड मेकिंग में मैंने बताया था कि ग्लूटेन का फॉर्मेशन होता है, तो ग्लूटेन जो है वो कोएगुलेट होता है। और उसके बाद में जो है वाटर जो है इवोपरेट होता है, वाष्प जो है वो ऊपर निकलती है। इस प्रक्रिया के साथ में ही जो उस वस्तु में शुगर्स होते हैं उनका कैरेमलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और बेकिंग जो है जब प्रक्रिया संपन्न होती है तो बेकिंग की प्रक्रिया के पश्चात चूंकि गैस भी रिलीज होती है और वाटर वेपर भी निकल जाते हैं तो वो वस्तु जो है वो हमको खुलकर मिलती है। सामान्य तौर पे जो बेकरी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है उनके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। वो बिस्किट्स हो सकते हैं, मफिन्स हो सकते हैं, पेस्ट्रीज, कपकेक्स, वैफल्स, डोनट्स, क्रॉसॉन, केक्स, मूसेस, ब्रेड्स और बन्स, ये सभी हम जो है प्रोडक्ट्स उपयोग में लाते हैं। हम बहुत संक्षिप्त में इनका अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से बेकरी प्रोडक्ट्स जो है वो हम इस्तेमाल में लाते हैं। मफिन्स जो है वो बहुत पॉपुलर स्नैक्स का आइटम है। इसके निर्माण के लिए जो है फ्लावर, मिल्क, शुगर, सॉल्ट, एग और फैट, शॉर्टनिंग के लिए हम जो है फैट का इस्तेमाल करते हैं। और इसको फुलाने के लिए जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्विक ब्रेड्स के लिए हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं और इसको छोटे छोटे कप्स में ही डाल करके इसको बेक किया जाता है। इसमें
एक बार में इसकी जो मात्रा होती है वो इस प्रकार से होती है कि वस्तु एक बार में पूरे की मात्रा को कंज्यूम कर सकता है। दूसरे है बिस्किट्स, छोटे आकार के जो ब्रेड्स होते हैं, ब्रेड जैसी जो रचना है जिनमें कि हम इनको फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ये बिस्किट्स के नाम से जाने जाते हैं। सामान्य तौर पे बिस्किट्स जो है वो फैक्ट्रीज में, घर पे लोकली और कमर्शियली जो है इनका निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए जो जो चीजों की आवश्यकता होती है उसमें फ्लावर, बेकिंग पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा, शुगर, शॉर्टनिंग के रूप में हम फैट, जो भी हमारे को पसंद का है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी कभी किसी किसी बिस्किट्स के लिए हम मिल्क सॉलिड्स का इस्तेमाल करते हैं। आजकल बहुत से जो है फोर्टिफाइड हमको बिस्किट्स जो है मिलते हैं जिसमें कि ग्रेन्स, मल्टीग्रेन बिस्किट्स मार्केट में आए हैं, तो उनके लिए हमको फ्लावर में जो सामान्य तौर पे मैदा या होल व्हीट फ्लावर का इस्तेमाल किया जाता है उसकी जगह पे हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य तौर पे मार्केट में जो बिस्किट्स अवेलेबल हैं उनके प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। मीठे बिस्किट्स होते हैं, सेमी स्वीट्स है, क्रैकर्स हैं, कुकीज हैं, और स्पेशलिटी बिस्किट्स जैसा मैंने अभी बताया कि चॉकलेट बेस है, या हम इसमें कह सकते हैं ओट्स बेस्ड हो सकते हैं, रागी बिस्किट्स हो सकते हैं, तो ये स्पेशल बिस्किट्स कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में वेफर्स जो है इनमें केवल 2 ही चीज होती है, पानी और फ्लावर मिला करके इनको जो है मॉइस्चर, लो मॉइस्चर बेक्ड फूड्स के अंतर्गत आते हैं। इनमें पतले पतले इनके स्लाइसेस जो है बेक किया जाता है और इन 2 स्लाइसेस के बीच में बाद में शुगर की जो है फिलिंग करके और इसके वेफर्स जो है बनाए जाते हैं। क्योंकि ये बहुत पतले होते हैं इसलिए इनमें क्रिस्पीनेस बहुत अधिक होती है। इसके बाद आते हैं जो बेकरी प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उनमें आता है केक्स। ये सामान्य तौर पे केक्स जो है जब बात करते हैं तो स्वीट बेक्ड प्रोडक्ट जो है, और इसमें शुगर की मात्रा, फैट की मात्रा दोनों ही पर्याप्त होती है। इसलिए अगर मैं न्यूट्रिशनली बात करूं तो इसका उपयोग हमको दैनिक जीवन में कंपैरेटिवली कम मात्रा में किया जाना चाहिए। जो केक्स बनाए जाते हैं वो सामान्य तौर पे 2 प्रकार के हो सकते हैं केक्स, क्योंकि इनमें जो उपयोग में लाया जाने वाला शॉर्टनिंग है उसके आधार पे केक को हमने क्लासिफाई किया है। पहला प्रकार है शॉर्टन केक। इसके अंतर्गत हम फैट को जो है इस्तेमाल करते हैं, इनके माध्यम से व्हाइट, येलो या चॉकलेट केक्स बनाई जाती हैं। दूसरे प्रकार का जो केक है उसमें अनशॉर्टन जो है, इसमें केवल एयर के माध्यम से हम लीवनिंग की प्रक्रिया करते हैं, और इसका एग्जांपल है एंजल फूड केक। अब हम देखेंगे कि बेसिकली केक बनाने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने केवल एक प्रोसेस को हम बतला रहे हैं। ट्रेडिशनल प्रोसेस जो है वो कहलाती है शुगर बैटर मेथड। इस प्रक्रिया में सबसे पहले जो शक्कर और फैट होता है उन दोनों को मिक्स किया जाता है। उसके पश्चात उसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हम मिलाते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स फ्लावर हो सकते हैं, आपके साथ में स्पाइसेस हैं या आपको नट्स डालना है वो हो सकते हैं, और इनको दोनों को मिक्स करने के लिए हम 3 नंबर पे जो उसका मिक्सचर तैयार करना है उसके लिए हम लिक्विड ऐड करते हैं। इसके बाद में हमारा जो घोल है वो इसका तैयार हो जाता है, और इसको चौथे नंबर पे इसको बेकिंग करने के लिए हम रखते हैं, बेकिंग ट्रे में डालते हैं। बेकिंग प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। सामान्य तौर से 25 से 30 मिनट तक एक स्टैंडर्ड केक के लिए बेकिंग का टाइम होता है, और उसके बाद में केक को निकाल करके ठंडा करने के लिए रखा जाता है। सामान्य तौर पे किसी भी केक को बनाने के लिए जिस प्रकार से मैंने मफिन्स के लिए बताया, बिस्किट्स के लिए बताया, वैसे ही फ्लावर, शुगर, शॉर्टनिंग के रूप में हम फैट, ऑयल ले सकते हैं, क्रीम ले सकते हैं, और इसमें हम घी भी ले सकते हैं, बटर भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। एग का इस्तेमाल होता है। लिक्विड के रूप में हम मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी हम इसमें जो है सोडा का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड जो सोडा होते हैं, ड्राई फ्रूट्स का, स्पाइसेस का और
बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में हम आते हैं जो एक और बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस प्रोडक्ट जो है बेकरी प्रोडक्ट्स, वह है कुकीज। कुकीज को भी उसी पद्धति से बनाया जाता है जिस प्रकार से हम केक्स को बनाते हैं, और उसमें भी उसी प्रकार से उन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो हम केक के लिए इस्तेमाल करते हैं। केवल इसमें जो घोल है, लिक्विड की मात्रा कंपैरेटिवली कम होती है। इस अध्याय को बनाने के लिए मैंने जो है फूड साइंस की किताब दूसरी लक्ष्मी की उसका मदद ली है। इसके अलावा शकुंतला मानेमान की जो किताब है उसका भी लिया है, उपयोग किया है। ईपीजी पाठशाला से कुछ कंटेंट लिया है, और इसमें प्रयुक्त जो फोटो है वो हमने गूगल से लिए हैं। आशा है आपको आज मेरे द्वारा बतलाया गया यह अध्याय समझ में अवश्य आया होगा। अगर आपकी इस संबंध में कोई क्वेरी है तो आप मुझसे मेरे मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।